इंटरनेशनल रिलेटेड जो करंट अफेयर हमें देखने को मिले। तो मार्च के महीने में एक बड़ी खबर जो हमारे सामने आई थी, सबसे पहली है अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आपने लिखते जाना है, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको लिखवाऊंगा, ये नॉट जस्ट करंट अफेयर बट पॉलिटी में भी आपको हेल्प करेगा, पॉलिटी के क्वेश्चंस लिखने में। तो लिखना है इसमें सबसे पहले द यूनिफॉर्म सिविल कोड। द यूनिफॉर्म सिविल कोड, राइट। तो लिखना है इसमें द उत्तराखंड स्टेट, द उत्तराखंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, द उत्तराखंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली passed, उत्तराखंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली passed यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, कॉमा उत्तराखंड 2024 बिल, यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड 2024 बिल, कॉमा with this, with this Uttarakhand became the first state, with this Uttarakhand became the first state in the country, in the country to pass a law, to pass a law on यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड को मोस्टली आप शॉर्ट में ऐसे देखते हो, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या चीज। नंबर 1 शब्द जो है वो है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब सेम, एक जैसा। यूनिफॉर्म का मतलब यही होता है, सबके लिए सेम हो जो चीज। सिविल का मतलब क्या है? सिविल लॉज। सिविल का मतलब क्या है? सिविल लॉज। सिविल लॉज क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी का लॉ हो गया, फॉर एग्जांपल मैरिज के लॉज हो गए, फॉर एग्जांपल इनहेरिटेंस के लॉज हो गए। ये सब क्या होते हैं? जैसे प्रॉपर्टी, आप फादर अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे को देता है या बेटी को देता है, वो क्या होता है? इनहेरिटेंस। उसका लॉ होता है ना प्रॉपर। जैसे आज हमारे देश में लॉ है कि भाई अगर फादर की डेथ हो जाती है तो उसके नाम पे जो प्रॉपर्टी है वो जो उसकी बीवी होगी उसके नाम पे, और जितने बच्चे होंगे उनके नाम पे इक्वली डिवाइड हो, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों। आजादी से पहले हमारे यहाँ पे होता था, या फिर इनफैक्ट आजादी के बाद भी होता था कि फादर की प्रॉपर्टी बेटों में बढ़ती थी। आज के टाइम पे क्या है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। वो क्या है? आपका इनहेरिटेंस का लॉ। एक बंदे ने अपनी प्रॉपर्टी को बेचा, किसी ने खरीदा, आपने रजिस्ट्री करवानी है, वो क्या है? प्रॉपर्टी के लॉज। मैरिज, मैरिज जब होती है तो इसको रजिस्टर किया जाता है, लेकिन ध्यान से देखो, अगर सिख मैरिज होती है तो कौन से एक्ट के तहत वो रजिस्टर होती है? इट इज हिंदू मैरिज एक्ट। मुस्लिम मैरिज होती है तो वो किसके एक्ट के तहत और रजिस्टर होती है? आपकी मुस्लिम मैरिज एक्ट अलग से रहता है। एक आपके पास स्पेशल मैरिज एक्ट भी आता है कि मान लो एक हिंदू है पर्सन, एक मुस्लिम है, दोनों ने शादी कर ली, तो आपके पास मैरिज के लिए एक स्पेशल एक्ट है जिसको बोलते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट। तो मतलब हमारे यहाँ पे अलग अलग कम्युनिटीज में अगर आप देखोगे, प्रॉपर्टी, मैरिज एंड इनहेरिटेंस के जो लॉज है वो डिफरेंट है। मुस्लिम्स के अलग हैं, हिंदूज के अलग है, मोस्ट ऑफ द टाइम हिंदूज एंड सिख के सेम रहते हैं, पारसीज के अलग है। तो कम्युनिटी वाइज अलग अलग तरह के आपको सिविल लॉज देखने को मिलेंगे, क्रिमिनल नहीं, सिर्फ सिविल लॉज की हम बात कर रहे हैं। और पूरे देश में चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, सबके सिविल लॉज को एक कर देना इज नोन एज यूनिफॉर्म सिविल कोड। जैसे आपने रिसेंटली सुना होगा, एक ट्रिपल तलाक का बड़ा मुद्दा चला था, बड़ा मशहूर हुआ था कि तलाक 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 और तलाक हो गया। वो ट्रिपल तलाक क्या आपको सिख में देखने को मिलता है? नहीं।
क्या आपको हिंदू में देखने को मिलता था? नहीं, वो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी में था, आप बोल सकते। और जब आप डिवोर्स की बात करते हो ना, सिख अगर किसी कपल का डिवोर्स होता है या फिर हिंदू कपल का डिवोर्स होता है तो इनके लॉ तो सेम है, लेकिन मुस्लिम कपल का डिवोर्स होगा, उनके लॉज डिफरेंट हैं, आप बोल सकते हो। तो हमारे यहाँ पे ये जो सिविल लॉज हैं, ये अलग अलग तरीके के देखने को मिलते हैं। इन सिविल लॉज को एक ही कर देना सबके लिए, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब सिमिलर सिविल लॉज फॉर ऑल द कम्युनिटीज, आप बोल सकते हो। तो नीचे लिखो सेकंड पॉइंट, इसकी डेफिनेशन लिख लो। द यूसीसी प्रोवाइड्स फॉर the UCC provides for the formulation मतलब बनाना लॉज। UCC provides for the formulation of one of one law or similar law, one law or similar law for the entire country, for the entire country, comma, which would apply to, which would apply to all the religious communities, which would apply to all the religious communities in their personal matters, in their personal matters, personal matters such as marriage, such as marriage, comma, divorce, divorce, comma, inheritance, inheritance, comma, adoption, adoption, etc. etc. ठीक है, तो ये होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। और हमारे देश में उत्तराखंड देश की पहली स्टेट बना है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कोई बिल पास किया है, कोई लॉ पास किया है, आप बोल सकते हो। इस वजह से मार्च में उत्तराखंड बहुत न्यूज में रहा है, आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 of the Indian Constitution, Article 44 of the Indian Constitution, ब्रैकेट में लिख लेना, अंडर पार्ट 4, अंडर पार्ट 4, साथ में लिखना डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको डीपीएसपी भी बोला जाता है। ब्रैकेट क्लोज कर देना, ये पूरी चीज ब्रैकेट में लिखना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्लोज करके ब्रैकेट लिखना, मेंशंस अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड, मेंशंस अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे कि हमें पता है कि टोटल 25 पार्ट्स हैं। हमारे देश का जो संविधान है उसके 25 भाग हैं अलग अलग। उसके अंदर जो पार्ट नंबर 4 है, इस चैप्टर का नाम क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव का मतलब होता है किसी को डायरेक्शन देना, प्रिंसिपल का मतलब होता है कुछ सिद्धांत, और स्टेट पॉलिसी का मतलब क्या है? सरकार किस तरीके की मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल कर रही है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। हमारे देश की सरकार के बहुत सारे गोल्स होंगे, एजुकेशन को बेहतर करना, है ना, गरीबी को दूर करना, हंगर को दूर करना, भूखमरी को दूर करना, ये सारे गोल्स रहते हैं हमारे पास। हेल्थ को अच्छा करना,
वो गोल्स पूरा करने के लिए सरकार बनाती है कुछ मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज, जिसको बोलते हैं स्टेट पॉलिसी। कैसे मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज बनाए जाएं जिससे क्या है आप अपने गोल्स को ज्यादा बेहतर तरीके से अचीव कर पाओ, वो कुछ सुजेशंस जो है पार्ट 4 के अंदर दिए जाते हैं। सो पार्ट 4, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी गिव सुजेशंस टू द गवर्नमेंट कि किस तरीके के आप पॉलिसीज बनाओ जो कि आप देश को एक बेहतर कंट्री बना सको। उसमें एक सुजेशन दिया गया है आर्टिकल 44 के अंदर, जो बोलता है कि देश में सिविल लॉज सेम होने चाहिए, एज सिंपल एज दैट, राइट। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, द बिल पास्ड बाय उत्तराखंड, द बिल पास्ड बाय उत्तराखंड would apply to would apply to all the residents would apply to all the residents of Uttarakhand, all the residents of Uttarakhand except for, except EXCEPT, except for tribal communities, tribal communities, except for tribal communities। अब उत्तराखंड की सरकार ने जब कोई बिल पास किया है, उत्तराखंड में कोई लॉ पास हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो उत्तराखंड की सीमा के अंदर अंदर ही लागू होगा, उससे बाहर वो लागू नहीं होगा। क्योंकि उत्तराखंड की सरकार कोई भी लॉ पास करेगी वो सिर्फ उत्तराखंड स्टेट में लागू होगा, पूरे देश में लागू नहीं होगा। और वही हमारे देश की जो सरकार है, जो केंद्र सरकार है, वो अगर लॉ पास करती है तो वो पूरे देश में लागू होता है, आप बोल सकते हो। तो ये सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित रहने वाला है, इसको याद रखना। उत्तराखंड में सारी जनता के ऊपर इंप्लीमेंट होगा एक्सेप्ट फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज, क्योंकि जो ट्राइबल कम्युनिटीज होती हैं इनको प्रोटेक्शन दी जाती है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इनको कुछ खास प्रावधान देता है कि ये अपने कल्चर को अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो उनके सिविल लॉज अभी भी वही रहेंगे जो वो पहले से फॉलो कर रहे थे, बट ओनली फॉर द ट्राइबल कम्युनिटीज। बाकी जितनी भी मेन स्ट्रीम समाज की जनता है उनको यूनिफॉर्म सिविल कोड को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, बिफोर इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस द लेक्स कोसी रिपोर्ट, द लेक्स लोसी, नॉट कोसी, लेक्स लोसी रिपोर्ट ऑफ 1840, 1840, लेक्स लोसी रिपोर्ट ऑफ 1840 emphasized on the importance of, emphasized on the importance of uniformity, uniformity in the codifying, uniformity in codifying, codifying Indian laws, Indian laws related to offenses, offenses, comma, evidences, and contracts, contract and contracts, but it recommended, but it recommended that personal laws of Muslims, that personal laws of Muslims and Hindus, personal laws of Muslims and Hindus should not be codified uniformly, should not be codified uniformly। ठीक है, तो हमारे पास
यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब बात करोगे, सो हमारे देश में अर्ली टू अर्लीज का जो कंसेप्ट है ये कब आया है? यूनिफॉर्म सिविल कोड ना बोल के हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्मिटी इन द लॉज का कंसेप्ट कब आया है? तो हमारे पास आता है एक कमीशन जिसका नाम है लेक्स लोसी रिपोर्ट, आप बोल सकते हो। कब की है? 1840 की। इसमें देखो ऑटोमेटिकली ये किसके टाइम की है? ये ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम की है, क्योंकि 1840 में यहाँ पे क्या चल रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था, जो कि 1857 तक चला है, हमें पता है। उस टाइम पे आप बोल सकते हो इसने रेकमेंड किया, क्या रेकमेंड किया? कि 3 तरह के लॉज। कौन कौन से? एक तो किसी ऑफेंस के रिलेटेड, ऑफेंस मतलब कोई गुनाह किया है किसी बंदे ने, एक एविडेंस के रिलेटेड, और एक कॉन्ट्रैक्ट्स के रिलेटेड। मैंने अभी जो आपको लिखवाया वो डिफरेंट चीज है, यहाँ पे डिफरेंट चीजों की बात कर रहे हैं। ऑफेंस मतलब क्रिमिनल लॉ की आप बात कर रहे हो, एविडेंस मतलब क्रिमिनल लॉ की आप बात कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिविल लॉ की आप बात कर रहे हो। तो वहां पे खास तौर पे ऑफेंसेस के लिए, एविडेंसेस के लिए एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बोला गया कि एक जैसा लॉ होना चाहिए। लेकिन इसी कमीशन ने साथ ही साथ बोला कि पर्सनल लॉज जो है, पर्सनल लॉज जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होने चाहिए, वो यूनिफॉर्म नहीं होने चाहिए। आज जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम बात करते हैं वो टोटली डिफरेंट है, वो बोलता है पर्सनल लॉज को एक जैसा कर दो। उस टाइम पे बोला गया था कि ये क्रिमिनल एंड सिविल जो कॉन्ट्रैक्ट वाला लॉ है, सिर्फ इन 3 चीजों को यूनिफॉर्म कर दो। ये 1840 की बात है। लेकिन यूनिफॉर्म करने की बात तो आई, क्योंकि बात ये कि 1840 में इंडिया जैसी कोई कंट्री तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। उस टाइम पे तो अलग अलग एम्पायर्स थे, आप बोल सकते हो। 1840 की हम बात कर रहे हैं। 1839 में तो जहां तक मुझे याद है रंजीत सिंह की डेथ होती है, महाराजा रंजीत सिंह की डेथ होती है। मतलब उस टाइम पे तो पंजाब का एम्पायर एग्जिस्ट कर रहा था। और इट वाज 1849 जब ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में पंजाब का एम्पायर आता है। ये उससे पहले की रिपोर्ट है। तो उस टाइम पे मतलब इंडिया जैसा कोई कंसेप्ट हमारे पास नहीं था, आप बोल सकते हो। तो उस टाइम पे इस चीज की बात की जा रही है। ऑटोमेटिकली ईस्ट इंडिया कंपनी पर्सनल लॉज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना। इन 1941, इन 1941 बी एन राव कमेटी, बी एन राव कमेटी नाइनटीन 1941 की है ये। बी एन राव कमेटी recommended a codified Hindu law, a codified Hindu law which would give codified Hindu law which would give equal rights to women, which would give equal rights to women। तो बी एन राव जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा है। अगर आपको याद हो बी एन राव के बारे में, ही वॉज द लीगल एडवाइजर, ही वॉज द लीगल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मतलब वो असेंबली जिसने हमारे देश का संविधान बनाया है, उसका लीगल एडवाइजर कौन था? बी एन राव। ये तो मैं बात कर रहा हूं 1946 में, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है उस टाइम पे। उससे पहले इसकी कमेटी बनी थी कब? 1941 में। मतलब ब्रिटिश इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, अभी आजादी आपको नहीं मिली है। उस टाइम पे इस कमेटी ने रेकमेंड किया था कि हमें एक ऐसा हिंदू लॉ बनाना चाहिए जिसमें क्या है, मेल एंड फीमेल जो हिंदू है उनको एक जैसे अधिकार मिले। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बिफोर इंडिपेंडेंस हमारे यहाँ पे हिंदू इनहेरिटेंस के लॉज क्या बोलते थे कि अगर फादर की डेथ हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी जो आगे बटेगी, आप बोल सकते हो सिर्फ बेटों में बटेगी।
बेटियों को वो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। तो उसी की ये बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे भी यूनिफॉर्मिटी की बात की गई है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नहीं हो रही है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ द लॉज की बात की, और खास तौर पे हिंदू लॉज की यूनिफॉर्मिटी की वो बात कर रहे हैं कि हिंदू लॉ मेल फीमेल में किसी तरीके का भेदभाव ना करे। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस सुप्रीम कोर्ट अंडर, आफ्टर इंडिपेंडेंस कॉमा लगा के लिखना, सुप्रीम कोर्ट अंडर शाह बानो केस, सुप्रीम कोर्ट अंडर शाह बानो केस 1985, शाह बानो केस 1985 highlighted the need for, highlighted the need for uniform civil code, uniform civil code, especially in the matters of divorce maintenance, especially in the matters of divorce maintenance। शाह बानो का केस आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। एक मुस्लिम वुमेन थी, मतलब काफी बुजुर्ग थी आप बोल सकते हो, उसके जो हस्बैंड है वो उनको छोड़ देते हैं। डिवोर्स मुस्लिम्स में क्या होता है एक्चुअली कि डिवोर्स उस टाइम पे ऐसा होता था कि डिवोर्स दिया जाता था और ज्यादा कोई मेंटेनेंस नहीं मिलती थी। अब इसके 3-4 बच्चे थे इस लेडी के, तो उसको तो मेंटेनेंस चाहिए थी। मेंटेनेंस मतलब डिवोर्स के बाद हस्बैंड जो हर महीने खर्चा देगा, तो वो खर्चा देने के जब हम बात करते हैं तो मुस्लिम लॉज उस खर्चे के लिए अलाउ नहीं करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे इसको इसका खर्चा जो है वो दिलवाया था, इसने जब केस फाइल किया। और उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि ये बहुत गलत चीज है कि हमारे यहाँ पे हिंदू लॉज या बाकी लॉज को अगर हम देखते हैं, अगर हम मुस्लिम को छोड़ दे बाकी लॉज को हम देखते हैं, तो वहां पे अच्छी खासी मेंटेनेंस देने की बात की जाती है। बट इट इज ओनली मुस्लिम डिवोर्स लॉ जहां पे मेंटेनेंस की बात नहीं होती है, या फिर मेंटेनेंस दी भी जा सकती है बट इट डिपेंड्स अपॉन द हस्बैंड कि वो गलत है। ये एक जैसे होने चाहिए, सारे के सारे मेंटेनेंस के लॉ एक जैसे होने चाहिए, मतलब कोई भी कम्युनिटी की औरत हो उसको जब डिवोर्स मिले तो उसको मेंटेनेंस एक जैसे मिलनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट अंडर सरला मुदगल केस 1995, सुप्रीम कोर्ट अंडर सरला SARLA, सरला मुदगल MUDGAL, सरला मुदगल केस 1995 highlighted the need for UCC, Uniform Civil Code, highlighted the need for UCC to provide gender equality, to provide gender equality among all the religions, among all the religions। ठीक है, तो 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सभी धर्मों में जो फीमेल है और जो मेल है उसमें इक्वालिटी हो, उसके लिए बड़ा जरूरी है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आए। क्योंकि ना अक्सर ही ये होता है जो आपके रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉज होते हैं, पर्सनल लॉज मतलब प्रॉपर्टी, मैरिज, डिवोर्स, ये वाले लॉज, रिलीजन बेस्ड ये जो लॉज होते हैं ये अक्सर ही मेल फीमेल में क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। मेल्स को ज्यादा अधिकार दिए जाते हैं, फीमेल्स को कम दिए जाते हैं। ट्रिपल तलाक का सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका, मेल तलाक दे सकता है ट्रिपल तलाक के तहत, फीमेल नहीं दे सकती। तो ये क्या है, मेल फीमेल के बेसिस के ऊपर इनइक्वालिटी। इसको खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि
हर एक धर्म के अंदर इक्वालिटी मिल सके, उसका एक ही सोल्यूशन है, पूरे देश में पर्सनल लॉज एक जैसे होने चाहिए, तो गड़बड़ी सारी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट लिखना, इन 2018 the law commission of India, in 2018 the law commission of India mentioned that the law commission of India mentioned that there is no need for UCC, there is no need for UCC, but there is need to amend the existing laws, but there is need to amend the existing laws, need to amend the existing laws. amend का मतलब होता है चेंज करना, amend the existing laws. सो यहाँ पे लॉ कमीशन 2018 की अपनी रिपोर्ट में बोलता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके आते हो तो देश के अंदर बहुत सारी गड़बड़ जो है वो खड़ी हो जाएगी, रिलीजन के बेसिस के ऊपर दंगे खड़े होंगे यहाँ पे, क्योंकि आप किसी धर्म के लॉ को तो अनुमति दोगे, किसी धर्म के लॉ को मना कर दोगे, एक जैसा बनाने की कोशिश करोगे, तो हमारे देश में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। 8 तो हमारे यहाँ पे बड़े धर्म आपको देखने को मिलते हैं, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, क्रिश्चियन है, सिख है, बुद्धिस्ट है, जैन है, जूइश है, देन उसके बाद जूडिज्म है, राइट। देन उसके बाद ज़ोरास्ट्रियन आपका हो गया, जिनको पारसीज बोलते हैं। तो 8-9 धर्म हमारे पास हैं जो हमारे देश में एग्जिस्ट करते हैं, आप बोल सकते हो। तो अगर आप ये गड़बड़ करते हो तो देश में गड़बड़ खड़ी हो सकती है, रायट्स, दंगे हो सकती हैं। तो उन्होंने बोला वो तो करना भी पॉसिबल नहीं है, बट जो एग्जिस्टिंग लॉज है उसमें आप चेंजेस करके थोड़ी सी इक्वालिटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके बाद इन 2022 सर हाँ जी, सर अगर मतलब कि यूनिफॉर्म कर दिए जाएं ये लॉज, तो उनकी ਜਿਹੜੀ वो है, ਜਿਹੜੀ क्या? उनकी प्रैक्टिसेस है, जो वो करते हैं शादी की या फिर जब मरते हैं, तो वो भी सेम होएंगी? नहीं 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 नहीं, वो नहीं ना। अब ये चीज देखो, अब हिंदू जो लोग होते हैं वो करते हैं फेरे, और सिख धर्म में आपको पता है होती है लामा। दोनों टोटली डिफरेंट है, लेकिन दोनों की मैरिज जो रजिस्टर होती है एक ही एक्ट के तहत, दैट इज हिंदू मैरिज एक्ट। तो यहाँ पे उस चीज की बात कर रहे हैं, उस एक्ट की बात कर रहे हैं कि लीगली किस लॉ के तहत आपकी मैरिज रजिस्टर होगी, किस लॉ के अकॉर्डिंग आपको डिवोर्स मिलेगा। बाकी जो आपकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं वो तो एज इट इज रहेंगी, रिलीजियस प्रैक्टिसेस यहाँ पे चेंज नहीं होंगी, वो एज इट इज ही आपकी रहने वाली है, इसको आप याद रखना। नेक्स्ट लिखना, इन 2022 द लॉ कमीशन रिपोर्ट, in 2022 the law commission report mentions that it seeks public and religious input on UCC, public and religious input on UCC। 2018 में तो उन्होंने बोला था कि कोई जरूरत नहीं है, 2022 जैसे ही आया तो यहाँ पे लॉ कमीशन अगेन बोल रहा है कि हमारा ये मानना है कि सबका व्यू पॉइंट लेना चाहिए। तो लॉ कमीशन ने अलग अलग धर्म और अलग अलग लोगों से व्यू पॉइंट मांगा, इनपुट मांगी कि आपके क्या विचार है इसके ऊपर, तो जिसके बाद की लॉ कमीशन अपनी कोई एक नई रिकमेंडेशन दे सके। तो मतलब अभी हमारे देश में थोड़ा इस चीज के ऊपर काम हो रहा है। मुद्दा ये होता है कि अगर आप ऐसा कर देते हो ना तो फिर मुद्दे दूसरे उठ जाते हैं, जैसे हिंदुत्व वाला जो मुद्दा है वो उठ जाता है कि हिंदू राज बनाना चाहते हैं, और ये सब हो जाता है, फिर वो गड़बड़ हो जाती है एक तरीके से, राइट। नेक्स्ट लिखना, प्रेजेंटली इन इंडिया
there are following personal laws, there are following personal laws. Number 1, Hindu Succession Act 1956, Hindu Succession Act 1956, कॉमा लगा के लिखना, it govern Hindus, Sikh, Buddhist and Jain. हिंदू सक्सेशन एक्ट का मतलब है, सक्सेशन का मतलब होता है प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफर करनी। आप बोल सकते हो कि फादर के बाद प्रॉपर्टी आगे किसके पास जाएगी। सो अगर कोई बंदा हिंदू है, कोई बंदा सिख है, कोई बुद्धिस्ट है, कोई जैन है, इनकी प्रॉपर्टीज आगे आगे कैसे ट्रांसफर होती हैं बच्चों में, अकॉर्डिंग टू द हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956। ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है हिंदू सक्सेशन एक्ट क्या है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, वो लॉ वालों का काम होता है। नंबर 2, इंडियन सक्सेशन एक्ट ऑफ 1925, इंडियन सक्सेशन एक्ट ऑफ 1925, comma, it applies to Christians, comma, Parsis, Parsi and Jewish या Jews, तो लोगों को बोला जाता है, इस धर्म को बोला जाता है जूडिज्म। क्या बोलते हैं? जूडिज्म। ये जो इजराइल वाले लोग हैं, जूइश लोग, अभी जो रौला डाल रहे हैं, है ना, जूडिज्म। तो इनके जो सक्सेशन के लॉ होते हैं वो ये वाला है, इंडियन सक्सेशन एक्ट। तो क्रिश्चियंस, पारसीज को कई बार ज़ोरास्ट्रियन भी बोला जाता है, राइट। पारसीज के लिए शब्द यूज किया जाता है ज़ोरास्ट्रियंस। हमारे देश में सबसे कम, हमारे यहाँ पे 6 माइनॉरिटीज है ना, मैंने कई बार आपको बताया है कौन कौन सी 6 माइनॉरिटी है। एक तो मुस्लिम है, फिर हमारे पास क्रिश्चियन है, फिर हमारे पास सिख है, फिर हमारे पास बुद्धिस्ट है, फिर हमारे पास जैन्स है, और फिर हमारे पास है पारसी। ये मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पॉपुलेशन। सबसे ज्यादा अगर हम माइनॉरिटीज की बात करते हैं, हिंदू मेजॉरिटी में है, सबको पता है, राइट। माइनॉरिटी में 6 कम्युनिटीज आती हैं, मुस्लिम की इन 6 में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, फिर क्रिश्चियन की है पॉपुलेशन दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे सिख की है, फिर बुद्धिस्ट है, फिर जैन है, फिर पारसी है। पारसी मैंने पहले भी आपको बताया था, प्रेजेंटली हमारे देश में सिर्फ 50,000 पारसी आपको देखने को मिलेंगे, सिर्फ 50,000 पारसी। और हमारे देश की जो पॉपुलेशन है दैट इज अराउंड 142.8 करोड़, 142.8 करोड़ इंडियन जनता में से पारसी कितने हैं? सिर्फ 50,000। सबसे ज्यादा माइनॉरिटीज की हम बात कर रहे हैं, नॉट मेजॉरिटी। माइनॉरिटी में सबसे ज्यादा मुस्लिम है, फिर क्रिश्चियन है, फिर सिख है, फिर बुद्धिस्ट है, फिर जैन है, फिर पारसी है। ऑर्डर को याद रखना, इट इज इंपॉर्टेंट, राइट। नेक्स्ट, नीचे 2 चीजें लिखना है, इसे कॉलम बना लो, इस तरीके से कॉलम बना लेना, उसमें पॉइंट्स लिख लेना। इधर लिखना आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, और यहां पे आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट यूसीसी, आर्ग्यूमेंट इन फेवर और उधर आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट यूसीसी। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर एंड आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट यूसीसी। फेवर वाले में लिखना सबसे पहले, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, इट इज अ constitutional
मैंडेट, क्योंकि हमें पता है आर्टिकल 44 इसको लेके आने की बात करता है, तो ऑटोमेटिकली ये फेवर में हो गया ना कि देखो हमारे संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि यूसीसी होना चाहिए, तो ये होना चाहिए, ये फेवर में हो गया। नंबर 2, इट प्रमोट्स सेकुलरिज्म, इट प्रमोट्स सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता। सेकुलरिज्म को ये प्रमोट करता है, मतलब धर्म के बेसिस के ऊपर भेदभाव को ये रोकेगा। ऑटोमेटिकली अगर सारे धर्मों के लोगों के लिए पर्सनल लॉ सेम है तो धर्म के बेसिस के ऊपर जो भेदभाव होता है वो कम हो जाएगा, बोल सकते हो। धर्मनिरपेक्षता को प्रमोट करेगा। देन इट फॉस्टर्स द नेशनल यूनिटी, फॉस्टर्स द नेशनल यूनिटी, ये हमारे देश की एकता को और मजबूत करेगा, आप बोल सकते हो। ऑटोमेटिकली सबके एक जैसे लॉज होंगे तो कनेक्टेड रहेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखना, इट एंश्योर्स जेंडर जस्टिस, एंश्योर्स जेंडर जस्टिस, मतलब जेंडर के बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इनइक्वालिटी ना हो, इस चीज को ये इंश्योर करेगा, क्योंकि सबके लिए लॉ सेम होंगे, मेल फीमेल के लिए भी। देन इट सिंप्लीफाइज द लीगल प्रोसीजर्स, सिंप्लीफाइज द लीगल प्रोसीजर। ऑटोमेटिकली आज 50 तरह के लॉ देखने पड़ते हैं, है ना, कोर्ट्स को एक ही तरह के होंगे तो सिंप्लीफाई हो जाएगा लीगल प्रोसीजर। एक तो 50 तरह का लॉ देखना पड़ता है, अच्छा ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, अब ये दोनों ने शादी कर रखी है, अब ये झमेला अलग हो जाएगा, बोल सकते हो। इतनी सारे चैलेंजेस कोर्ट के सामने आ जाते हैं, बोल सकते हो। अगर सबके लिए सेम जैसे होंगे कोई चैलेंज नहीं है। तो ये 5 पॉइंट्स को याद रखना जब इसके फेवर में लिखने पड़े। अब अगेंस्ट वाले में लिखो, इट मे थ्रेटन द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, मे थ्रेटन द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। देश की जो विभिन्नता है, आप बोल सकते हो डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरह की यहाँ पे कम्युनिटीज रहती हैं, अगर उनको सबको एक जैसे लॉ उनके ऊपर थोप दोगे तो उनकी डाइवर्सिटी तो खत्म हो जाएगी। और हमारे देश के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी इंडिया की रिचनेस मानी जाती है कि हमारे यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, और अगर सबके लॉज सेम हो जाएंगे तो इट मीन सारे एक जैसे हो, वो चीज हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। नंबर 2, it may hamper the religious freedom, may hamper the religious freedom। धर्म के कई रीति रिवाजों के ऊपर, आप बोल सकते हो कई प्रैक्टिसेस के ऊपर क्या हो जाएगा, अंकुश लग जाएगा, रोक लग जाएगी, अगर आप सबके लिए सेम लॉ कर देते। वो तो गया ट्रिपल तलाक। अब ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट जब सरकार ने लॉ पास किया, अभी तो सब कुछ तो किया ही नहीं, अभी सिर्फ ट्रिपल तलाक को बैन किया है। ट्रिपल तलाक को बैन करने के पीछे कारण था कि वो हमारे संविधान के अगेंस्ट था। संविधान बोलता है आर्टिकल 14 में कि सबके लिए लॉ एक जैसा होना चाहिए, लॉ की नजर में सब एक समान होने चाहिए। आर्टिकल 15 बोलता है संविधान का, जेंडर के बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, और ट्रिपल तलाक दोनों चीजों को ही वायलेट कर रहा है। सरकार ने उसको रद्द किया तो देखो कितने दंगे हुए, आप बोल सकते हो। देन इट लैक्स कंसेंसस अमंग कम्युनिटी, इट लैक्स consensus among community। मतलब हमारे देश में अभी जनता इस चीज के लिए तैयार नहीं है ना, एक मत नहीं हो पा रहे हैं, आप बोल सकते हो, अभी तैयार नहीं है इस चीज को लेकर, अलग अलग व्यू पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, इट रेजेस कंसर्न्स अबाउट, इट रेजेस कंसर्न्स अबाउट फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया।
फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि केंद्र सरकार और राज्य की सरकार में पावर का डिवाइड होना। केंद्र सरकार के पास कुछ पावर्स होंगी, राज्य सरकार के पास कुछ पावर्स होंगी। अब ध्यान से देखो, अडॉप्शन की जब हम बात करते हैं, सक्सेशन की हम बात करते हैं, ये कई चीजें हैं जो आपको कॉन्करेंट लिस्ट में या स्टेट लिस्ट में या यूनियन लिस्ट में देखने को मिलेगी। मतलब क्या है, कुछ चीजें केंद्र सरकार को दे रखी है पावर लॉ बनाने की इन चीजों के ऊपर, कुछ के ऊपर स्टेट सरकार को दे रखी है। अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आना चाहते हो तो देश में लॉ कौन बनाएगा इन सब चीजों के रिलेटेड? केंद्र सरकार। क्योंकि केंद्र सरकार जो लॉ बनाएगी वो पूरे देश में एक जैसा चलेगा, फिर ही यूनिफॉर्मिटी आएगी। तो मतलब राज्य सरकारों से कुछ कुछ पावर छिन जाएगी, उसका कंसर्न हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। लास्ट 5वां पॉइंट लिख लो, इट मे लीड टू पॉलिटिकल अनरेस्ट। मे लीड टू पॉलिटिकल अनरेस्ट। क्या हो गया, झातियां मार रहे हो? मैं मार्च वाले करवा रहा हूँ। नहीं नहीं, वो वाले नहीं, मैं आपको भेज दूंगा, वो बाद में इनको दे दो। हाँ नहीं नहीं, मैं लिखवा रहा हूँ, मे लीड टू अनरेस्ट, पॉलिटिकल अनरेस्ट। और जब ऐसी आप कोई बात करोगे कि देश में एक ही जैसे लॉज लेके आने हैं, तो इससे क्या होगा? इससे पॉलिटिकल पार्टीज में सबसे पहले दंगे खड़े होंगे, और पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ आप बोल सकते हो, जो रूलिंग पार्टी होगी उसके खिलाफ लोग नारे लगाएंगे, गड़बड़ होगी कि नहीं होगी? तो इस तरीके का अनरेस्ट भी हमें देखने को मिल सकता है। सो इन कुछ चीजों को आपने याद रखना है जब आपसे कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में पूछे, राइट? क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसी चीज है जिसके ऊपर इस बार पूरे पूरे चांसेस हैं कि मेंस के अंदर क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, और अगली बार भी पूछा जा सकता है। फर्दर अगर आपको कोई डेवलपमेंट इसके अंदर देखने को मिलती है तो इस बार तो पक्का पूछा जाएगा, मतलब डैम श्योर। कि ये बहुत बड़ी चीज है कि उत्तराखंड जो सरकार है उसने इसके रिलेटेड बिल पास किया है। नीचे नोट बना के लिख लेना, नीचे नोट बना के लिखना, असम एंड गुजरात, नोट में लिखना ये नीचे, असम एंड गुजरात are the other states of India. Assam and Gujarat are the other states of India working on the implementation of other states of India working on the implementation of UCC, UCC Uniform Civil Code. सो उत्तराखंड ने तो कर दी है, असम और गुजरात तैयारियों में है, आप बोल सकते हो। इस चीज को याद रखना, तो फ्यूचर में जाके हमें ये खबरों में फिर से देखने को मिल सकता है। तो उस टाइम पे आपको फिर ये सारी चीजें पता होगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब पता है यूसीसी क्या है। बस गुजरात और असम ने भी इम्प्लीमेंट कर दिया है, ये आप याद कर लोगे फ्यूचर में। एक पॉइंट और लिखो, गोवा इज द ओनली प्लेस इन इंडिया, गोवा इज द ओनली प्लेस इन इंडिया where a form of where a form of common civil code, common civil code is in practice, is in practice, comma, it is according to the, it is according to the Portuguese Civil Code of 1867. It is according to the Portuguese Civil Code of 1867। अगर आपको याद हो तो ये जो आपको गोवा देखने को मिलता है ना, गोवा, दमन एंड दीव, जैसे अगर आप इंडिया का मैप बनाते हो इस तरीके से, ज्योग्राफी में अभी हम इस चीज पे जाएंगे कुछ टाइम में, इंडिया वाले मैप वाले सेक्शन पे, इंडियन ज्योग्राफी में, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इधर एक स्टेट पड़ती है हमारे पास इस तरीके से,
ये महाराष्ट्र हो गया, मैप के ऊपर देखना, ये कर्नाटका हो गया, दिस इज गोवा। एक यहां पे आपको प्लेस देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं दीव। एक यहां पे प्लेस आपको देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं दमन। दमन एंड दीव सुना होगा आपने, है ना? ये दमन, दीव और गोवा, ये तीनों के तीनों प्लेसेस की जब आप हिस्ट्री देखोगे तो आपको ये समझ आएगा कि 1961 तक ये सारे प्लेसेस किसके हाथ में थे? पोर्तुगीज के हाथ में थे। पुर्तगाली लोग नहीं यहाँ पे आए थे। वास्को डी गामा क्या था? पुर्तगाली था, जो 1498 में यहाँ पे सबसे पहले यूरोपियन बंदा जो सीधा इंडिया में आया था, बोल सकते। तो ये तीनों प्लेसेस इंडिया के साथ जुड़े हैं 1961 में। उस टाइम पे इन सबको क्या बना दिया था? यूनियन टेरिटरी। तीनों को मिला के बना दिया था यूटी ऑफ गोवा, दमन एंड दीव। अगर आपको याद हो ये चीज मैंने लिखवाई थी। 1961 में क्या किया गया था? इन सबको यूनियन टेरिटरी बना दिया। यूनियन टेरिटरी मतलब ऐसा एरिया जो केंद्र सरकार के डायरेक्ट कंट्रोल में होगा, आप बोल सकते हो। लेटर ऑन इसमें से, इस यूटी में से गोवा को निकाल लिया 1987 में और इसको बना दिया एक राज्य, एक स्टेट। केंद्र सरकार की पावर से ये एरिया बाहर हो गया और 87 के बाद आपको दमन एंड दीव सिर्फ एक यूटी इंडिया की देखने को मिलता था। फिर एक और इवेंट हुआ रिसेंटली 2020 के अंदर। 2020 में दमन, दीव, दादर एंड नगर हवेली, इन चार एरियाज को जोड़ के एक यूटी बना दिया। आज हमारे देश में 8 यूनियन टेरिटरीज है ना, उसमें एक यूनियन टेरिटरी क्या है? दमन, दीव, दादर एंड नगर हवेली। तो 61 में गोवा, दमन एंड दीव यूटी बने थे। 1987 में गोवा को स्टेट बना दिया, दमन एंड दीव यूटी रहे। 2020 में जाके दमन एंड दीव को दादर नगर हवेली के साथ जोड़ के एक यूटी बना दिया। और आज हमारे पास 7 यूटीज की जब हम बात करते हैं, कौन कौन सी है? एक दिल्ली है, एक चंडीगढ़ है, आगे जम्मू एंड कश्मीर है, फिर लद्दाख है, फिर ये हो गया दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, फिर पुडुचेरी है, फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, फिर लक्षद्वीप आइलैंड्स। ये 8 यूनियन टेरिटरीज है ना। पहले 9 थी, अगर आपको पता हो। जब ये जम्मू एंड कश्मीर बना है उस टाइम पे 9 होगी थी यूनियन टेरिटरीज। बाद में 2020 में फिर कितनी होगी? 8 होगी। जम्मू एंड कश्मीर यूटी बनने से पहले 7 हुआ करती थी। 2 ये जुड़ गए, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, तो 9 होगी थी। फिर 2 जो थी अलग अलग, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, इन दोनों को जोड़ दिया था, तो फिर एक कम होगी, तो कितनी रहेगी? 8 रहेगी। तो यहाँ पे अगर हम गोवा की बात करते हैं, गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसी चीज आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि गोवा में जो सिविल लॉज है ना, वो चलते हैं कौन से वाले सिविल लॉज? 1867 वाले पोर्तुगीज सिविल कोड या सिविल लॉ चलता है यहाँ पे। तो गोवा में सबके लिए सिविल लॉ सेम रहता है। इसका कारण ये नहीं है कि गोवा की सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को पास किया था, नहीं। इसका कारण ये है कि 1867 का पोर्तुगीज का लॉ आज तक गोवा के अंदर चलता है पर्सनल मैटर्स, जिसकी वजह से ऑल ओवर गोवा धर्म के बेसिस के ऊपर कोई लॉ नहीं है, एक ही जैसा लॉ चलता है। तो इट इज लाइक यूसीसी बट नॉट यूसीसी, आप बोल सकते हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से कहीं पहले का ये सिस्टम गोवा में चल रहा है। तो पहली स्टेट जिसने खास तौर पे यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए लॉ पास किया है वो कौन है? उत्तराखंड। लेकिन उत्तराखंड से भी पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा सिस्टम कहां पे चल रहा है? गोवा में। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखोगे, दोनों चीजें डिफरेंट है। दिस इज ऑल अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके बारे में आप याद रखोगे। फिर एक करंट अफेयर मार्च के अंदर, पॉलिटिकल करंट अफेयर बहुत न्यूज में रहा, दैट इज रिलेटेड टू सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट रूल्स। तो हेडिंग दो, इसके ऊपर तो बड़ा मुद्दा खड़ा हुआ था, अभी तो नहीं, 2019 में बहुत हुआ था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019,
सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 में कानून आया सिटीजनशिप के रिलेटेड, एंड इस कानून को लागू करने के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स आए 2024 में। पहले जो रूल्स आए थे इसको लागू करने के लिए, ऑटोमेटिकली जब लॉ आया होगा तभी आए होंगे, तो पहले जो रूल्स आए थे इस लॉ को लागू करने के लिए वो 2019 में आए थे, लेकिन उसमें बहुत सारी गड़बड़ थी, इस वजह से सरकार ने उन रूल्स को चेंज करके 2024 में नए रूल्स लेके आए हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू करने के लिए। सबसे पहले थोड़ा सा लिखो कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 का इसका क्या मामला था, ये क्या बात करता था, राइट? सो लिखना इसमें द CAA 2019, इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं कैपिटल CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 provides that illegal migrants who fulfill certain conditions will be considered as citizens of India, will be considered as citizens of India, comma, conditions are, नीचे लिखना फिर एक एक करके, conditions are। अब यहाँ पे मुद्दा क्या था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यहां से अगर कोई बंदा इलीगल तरीके से भी माइग्रेट होके इंडिया में आया है 31 दिसंबर 2014 से पहले उसको सिटीजनशिप दे दी जाएगी अगर वो बंदा हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, मुस्लिम नहीं। ये सारे, क्योंकि ये जो कंट्रीज है तीनों की तीनों मैंने आपको बताई, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश, ये तीनों मुस्लिम कंट्री, अगर वहां के मुस्लिम को यहाँ सिटीजनशिप दोगे तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी। वहां से अगर कोई बंदा, वहां पे उसके साथ ज्यादती हो रही थी, वो 31 दिसंबर 2014 से पहले वहां से उठ के इंडिया में आ गया, और वो बंदा कौन सी कम्युनिटी से होना चाहिए? हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, मुस्लिम नहीं। तो मुस्लिम के साथ वहां पे क्या जाती होगी? मुस्लिम मेजोरिटी तो स्टेट्स हैं, होगी किसके साथ? जो माइनॉरिटी भी आप बोल सकते हो, उनको नागरिकता देने की बात करता है ये वाला एक्ट, देश की नागरिकता, हमारे देश की नागरिकता। तो कंडीशंस क्या क्या है? नंबर 1, दे आर मतलब जो माइग्रेंट्स होंगे, दे आर हिंदूज, कॉमा सिख, कॉमा बुद्धिस्ट, कॉमा जैन, कॉमा पारसी और क्रिश्चियंस। हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज एंड क्रिश्चियंस। 6 कम्युनिटीज होगी। इन 6 कम्युनिटी से वो बंदा बिलोंग करना चाहिए जिस इलीगल माइग्रेंट की मैं बात कर रहा हूं, राइट? दूसरी कंडीशन, दे आर फ्रॉम अफगानिस्तान, कॉमा बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। They are from Afghanistan, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। कौन सी 3 कंट्री से होने चाहिए इस कम्युनिटी के लोग? या तो अफगानिस्तान से हो,
या पाकिस्तान से हो या बांग्लादेश से हो। इन 3 कंट्री से अगर कोई ये 6 कम्युनिटी का बंदा उठ के आया है इलीगल तरीके से, उसको कंसिडर करने की बात कर रहे हैं। तीसरा, दे एंटर्ड इंडिया, दे एंटर्ड इंडिया ऑन और बिफोर, एंटर्ड इंडिया ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2014। ये 6 कम्युनिटी के बंदे इन 3 कंट्री से 31 दिसंबर 2014 को या 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में आए, उनको कंसिडर करने की बात कर रहे हैं। नंबर 4, दे आर नॉट in certain tribal areas, they are not in certain tribal areas of Assam, Meghalaya, Mizoram, 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 and Tripura, ब्रैकेट में लिख लेना, 6th शेड्यूल स्टेट्स, 6th शेड्यूल स्टेट्स। हमारे संविधान के अंदर 12 शेड्यूल्स है ना, उसमें एक शेड्यूल है शेड्यूल नंबर 6। शेड्यूल नंबर 6 में सिर्फ 4 स्टेट्स की बात की गई है। कौन कौन सी? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये कहां पे आपको देखने को मिलेंगे? ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलते हैं। अगर आप इंडिया का नॉर्थ ईस्ट का मैप ड्रॉ करते हो, हजारों बार मैंने ड्रॉ कर दिया होगा इधर, राइट। यहाँ पे आपको अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलता है, इधर आपको नागालैंड देखने को मिलता है, इधर आपको मणिपुर देखने को मिलता है, ये मिजोरम, ये त्रिपुरा, ये मेघालय और ये आपका असम। तो ये बात कर रहे हैं कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, जो ये बंदे, इन 6 कम्युनिटी के बंदे इन 3 देशों से इस डेट को या इस डेट से पहले आए हैं, वो इन 4 एरियाज में नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये 4 एरियाज कौन से हैं? ट्राइबल कम्युनिटी के एरियाज। यहां पे इनको रहने की परमिशन नहीं मिल सकती। अब ये मुद्दा क्या था? मुद्दा ये था, इधर पड़ती है एक कंट्री जिसका नाम है बांग्लादेश। ये है बांग्लादेश, जिसका बॉर्डर त्रिपुरा के साथ भी लगता है, मिजोरम के साथ भी लगता है, मेघालय के साथ भी लगता है, असम के साथ भी लगता है। और बांग्लादेश से अक्सर ही जनता इलीगल तरीके से माइग्रेट होके इन 4 स्टेट्स में आके बसती है। और इन 4 स्टेट्स में बड़ा मुद्दा खड़ा होता है इस चीज के ऊपर, जब लोग यहाँ पे आके बसते हैं। तो इन 4 एरियाज में नहीं होने चाहिए, बाकी देश में कहीं पे मर्जी हो आप बोल सकते। ब्रैकेट क्लोज कर दिया। और द एरियाज अंडर द इनर लाइन परमिट, और द एरियाज अंडर द इनर लाइन परमिट, इनर लाइन परमिट को ब्रैकेट में लिख लेना, इनर लाइन परमिट, दैट इज अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। ठीक है, तो इनर लाइन परमिट की जब हम बात करते हैं, ये पहले भी मैंने डिस्कस किया था करंट अफेयर्स में। इनर लाइन परमिट का मतलब क्या है? ऐसे समझो, नाम ही आ गया जिसमें परमिट, परमिट मतलब परमिशन लेनी पड़ेगी।
4 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, 4 स्टेट्स। कौन कौन सी? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड ये मिजोरम। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इन 4 स्टेट्स में अगर कोई बंदा घूमने के लिए भी जाना चाहता है ना, तो सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। उस परमिशन को बोलते हैं इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। इन 4 स्टेट्स में, इनर लाइन परमिट वाली स्टेट्स में नहीं होना चाहिए ये बंदा। और इन 4 स्टेट्स में मतलब जहां पे ट्राइबल कम्युनिटीज रहती है वहां पे नहीं होना चाहिए। ट्राइबल कम्युनिटीज कौन सी? 6th शेड्यूल वाली ट्राइबल कम्युनिटीज। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये 7 की 7 सारी कवर होगी। 7 है ना, 7 सिस्टर स्टेट नहीं बोलते इनको, ये 7 सिस्टर की 7 सिस्टर स्टेट में बंदा नहीं होना चाहिए। बाकी देश में कहीं पे मर्जी हो, इन 7 सिस्टर स्टेट्स में नहीं घुसोगे। और ये 7 सिस्टर स्टेट्स में ना घुसने की क्यों बात की गई है? क्योंकि बांग्लादेश से यहाँ पे माइग्रेशन होती है, जिससे इन लोगों को बड़ी दिक्कत है। तो इन 7 स्टेट्स को छोड़ दो, 4 तो आ जाती हैं 6th शेड्यूल में, 4 ही आ जाती हैं आपकी इनर लाइन परमिट में। ये ओवरलैप हो रहा है मिजोरम, इसलिए मैं 7 बोल रहा हूँ उसको। वैसे टोटल 8 बन गया नंबर, लेकिन ये मिजोरम दोनों में आ रहा है तो ये ओवरलैप हो गया, 7 हो गई। इन 7 एरियाज में वो बंदा नहीं होना चाहिए। अगर इन 7 एरियाज में नहीं है, इन 6 कम्युनिटी में से किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, इन 3 कंट्रीज में से किसी भी कंट्री से आया है और इस डेट को या इस डेट से पहले आया है, उसको देश की नागरिकता दे दी जाएगी। कितनी कंडीशंस होगी? 4 कंडीशंस। नहीं, ये सिटीजनशिप करने की बात की जा रही है ना। पाकिस्तान वालों को गुस्सा क्यों आएगा? जो बंदा मुस्लिम है वो इंडिया की नागरिकता क्यों लेना चाहेगा? मुझे बताओ पहले। मुद्दा ये है ना, अगर पाकिस्तान के बंदे को जलन तो तब हो जब उसको कोई घाटा हो रहा हो। उसको तो फायदा है, वो सोच रहा है निकले ही हिंदू, ये सिख निकले यहाँ से। उसको जलन तो तब हो, आप बोल सकते हो, जब वो अपने देश को छोड़ना चाहता। सर क्या? बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए जॉब वगैरह या फिर लाइफ और हाँ, बेटर अपॉर्चुनिटीज की हम बात कर सकते हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली आप बोल सकते हो कि मुस्लिम कम्युनिटी के साथ वहां पे एट्रोसिटीज नहीं होती है। मुस्लिम कम्युनिटी को थोड़ी ना मारा जाता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में किसको मारा जाता है? माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो हम उनके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, लेकिन मुस्लिम्स के लिए नहीं। हाँ, उनको तो कोई दिक्कत नहीं हुई है, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत जो हुई है वो हमारे देश के लोगों को हुई थी। दिक्कत जो हुई थी वो हमारे देश को लोगों को हुई थी कि पहले हमारे यहाँ पे सिटीजन कम थे। अब ये जो इलीगल माइग्रेंट है इनको भी आपने सिटीजन बना दिया, तो अपॉर्चुनिटीज तो उतनी ही है। अब अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने वाले लोग ज्यादा हो गए क्योंकि सिटीजनशिप आपने इलीगल लोगों को भी दे दी। पहले तो वो इलीगल थे तो वो कोई भी सरकार की अपॉर्चुनिटी, कोई नौकरी नहीं ले सकते। अब वो सिटीजन हो गए तो वो नौकरी भी ले सकते हैं। तो परेशानी हुई, लेकिन किसको? इंडियंस को परेशानी हुई है, ना कि मुस्लिम्स को या अफगानिस्तान के लोगों को या बांग्लादेश के लोगों को। उनको क्या परेशानी है? क्योंकि ये सारी कम्युनिटीज रिलीजन बेस्ड कम्युनिटीज हैं, आप बोल सकते हो। बेटर अपॉर्चुनिटीज की कोई सियाना बंदा ही बात करता है, नहीं तो इतनी अपॉर्चुनिटी के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता। धर्म के नाम पे चलते हैं लोग। अगर इतनी बेटर अपॉर्चुनिटी की बात करते होते तो जैसे पंजाब को खालिस्तान बनाने की बात की जाती है, पंजाब खालिस्तान बन जाएगा, कौन सी बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी? बताओ मुझे। क्या पंजाब के पास इतने रिसोर्सेज हैं? आंसर इज नो। क्या पंजाब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सैंडविच बन के जिंदा रह पाएगा? आंसर इज नो। अभी तक तो इंडिया की प्रोटेक्शन मिलती है, फिर आप इंडिया के अगेंस्ट भी हो जाओगे और पाकिस्तान के अगेंस्ट तो हो गई होगी ऑटोमेटिकली। तो फिर देखो क्या बनेगा, आप सोच के देखो इस चीज को, दोनों तरफ से पिटेगा। तो अपॉर्चुनिटीज की जनता बात ही नहीं करती। हमारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी के ऊपर जनता ध्यान ही नहीं देती है। ये कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं जो बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की। अदरवाइज अगर आप देखो, लोग धर्म के बेसिस के ऊपर चलते हैं ज्यादा। सर अगर ऐसा हो मतलब कि कोई मुस्लिम हो, चलो हम्म। वो शानदार पढ़ा लिखा है, वो इधर आ गया अपॉर्चुनिटीज के लिए और इधर आके उसे सिटीजनशिप नहीं तो चाहिए इधर और आना है तो उसने इलीगल तरीके से क्यों आ रहा है? वीजा लेके आए।
अरे मान के चलो नहीं मिला उसे वीजा, तो इधर आके हाँ। अपना रिलीजन चेंज कर ले, कुछ बन जाए, सिख बन जाए, कुछ नहीं सिटीजन। ना, ऐसे वही तो चक्कर है, ये जो रूल्स आए हैं ना, इन रूल्स के अंदर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे जो ये प्रूव करेंगे कि इस डेट को आप यहाँ पे एंटर किए थे, इस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते थे, और इस देश से आप उठ के आए थे। ये डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे, ऐसे थोड़ी ना अपने आप ही सबको सिटीजनशिप मिल जाएगी। सिटीजनशिप लेने के लिए ऑटोमेटिकली सरकार को कुछ दस्तावेज देने पड़ेंगे, उनको वहां पे ही प्रूव करना पड़ेगा कि हम इन 6 कम्युनिटी में से बिलोंग करते हैं, और हम इस कंट्री से उठ के आए हैं, और इस डेट को उठ के आए थे। ये प्रूव करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स शो करके। अब वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, वही तो बताया गया 2024 के रूल्स में, जिसके बारे में हम आगे चल के लिखेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वो हो सकते हैं जो इस चीज को शोकेस करेंगे। राइट, तो ऐसे धोखाधड़ी नहीं चलेगी यहाँ पे। ठीक है रवीन, तेरे दिमाग में बड़े पुट्ठे पुट्ठे आइडिया आते हैं, तुझे ना भेज दे पाकिस्तान, तू उधर जाके ले ले अपॉर्चुनिटीज, कौन सी चाहिए तुझे। सर। नेक्स्ट। हाँ जी। सर एक बीच में हुआ था ना, इंसिडेंट हुआ था वो सीमा हैदर वाला, वो एक लेडी थी, वो आई थी पाकिस्तान से। वो तो प्यार के मामले में भाग के आई थी। पर चाहे प्यार का मामला था, बट वो उसका सिटीजनशिप का, तो फिर अभी क्या मतलब होगा उसका सीन? उसका तो वो रौला पड़ गया था, आपने देखा नहीं उसके साथ क्या नहीं है। सर, अभी नहीं सुना। उसका रौला पड़ गया था उसके बाद भी कुछ। ऐसे तो तो एक सर यहाँ से उसको भी लड़की गई थी सिटीजनशिप मिलेगी पाकिस्तान। या नहीं? नहीं, वो सीमा तो तो बाद में आई है ना एक्चुअली, ये हम बात कर रहे हैं 2014 से पहले। ओके सर। सीमा तो अभी आई है, सीमा को थोड़ी ना मिलेगी सिटीजनशिप। सर उसने यहाँ उसको हाँ पे भी जी। शादी की है, वो शादी करके सिटीजनशिप लेने का शादी करके तरीका मिल अलग है। जाएगी, हाँ जी। वो अलग तरीका है, शादी करके सिटीजनशिप लेने का तरीका अलग होता है, उसने उस तरीके से ली है। नेक्स्ट, नीचे नोट बना के लिखना, आर्टिकल 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन empowers the parliament, article 11 of the Indian constitution empowers the parliament to make any provision, to make any provision to the acquisition, एक्विजिशन मतलब लेना किसी चीज को, एक्वायर करना, ACQUISITION, एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन, या कैंसलेशन भी लिख सकते हो, टर्मिनेशन और कैंसलेशन ऑफ द सिटीजनशिप एंड ऑल अदर मैटर्स, एंड ऑल अदर मैटर्स related to citizenship of India, all other matters related to citizenship of India। तो इस आर्टिकल को याद रखना कि आर्टिकल 11 जो हमारे संविधान का है, अगर आपको याद हो, ब्रैकेट में मेंशन भी कर सकते हो, अगर आपको याद हो, मैंने पढ़ाया भी था आपको पहले, कि पार्ट सेकंड जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो बात करता है देश की नागरिकता की, सिटीजनशिप की, जिसके अंदर टोटल आपको कितने आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं, इसमें आपके पास आते हैं 5 से लेके 11 तक आर्टिकल्स, इसमें आते हैं 5 से लेके 11 तक आर्टिकल्स। उसमें जो 11वें नंबर वाला आर्टिकल है, ये वाला, ये बात करता है कि देश में नागरिकता कैसे मिलेगी या कैसे छिनेगी। ये डिसाइड करने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट मतलब केंद्र सरकार, किसके पास है? केंद्र सरकार। तो सिटीजनशिप के रिलेटेड कोई मुद्दा हो, सिटीजनशिप देने का या लेने का कोई मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे किसके हाथ में है, किसकी पावर है? सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्योंकि पार्लियामेंट इज द विधान मंडल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। राइट, इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट लिखो, citizenship rules, citizenship rules
2024 सिटीजनशिप रूल्स 2024 वर अनाउंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को अंडरलाइन कर लो। नागरिकता या सिटीजनशिप के जो मुद्दे होते हैं ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। होम अफेयर मिनिस्ट्री के पास होते हैं, केंद्र की जो मिनिस्ट्री होती है होम अफेयर, स्टेट वाली नहीं, केंद्र वाली। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर टू एनफोर्स द CAA 2019, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। ठीक है, 2019 के इस एक्ट को लागू करने के लिए रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा क्या किया गया है? उनके द्वारा कुछ रूल्स निकाले गए हैं। ठीक है, अब रूल्स में देखो, नंबर 1 पॉइंट लिखना, रूल्स में नंबर 1 पॉइंट लिखो, इसी वाले पॉइंट के नीचे आएंगे सब पॉइंट्स, ABC करके लिख लो। नंबर 1, एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी? तो इसमें लिखना, टू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, टू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन a person must be number 1, a person of Indian origin, must be number 1 a person of Indian origin, number 2 married to Indian citizen, married to Indian citizen, number 3 minor child of Indian citizen, minor मतलब 18 साल से कम, minor child of Indian citizen, number 4 a person whose parents are registered as an Indian citizen, comma, not comma, next point, a person registered as overseas citizen of India, a person registered as overseas, OVERSEAS, overseas citizen of India, OCI जिसको बोलते हैं। ठीक है, अगर इसमें से कुछ भी आपके पास है तो वो पर्सन एलिजिबल है क्या करने के लिए? नागरिकता लेने के लिए, नए रूल्स के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो। ओवरऑल सिटीजनशिप के ये रूल्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसी रूल्स के तहत आपका सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 भी लागू हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ इस एक्ट को लागू करने के लिए रूल्स नहीं आए हैं, ओवरऑल सिटीजनशिप के रूल्स आए हैं, आप बोल सकते हो। तभी यहाँ पे बहुत सारी चीजों की बात की, जैसे फॉर एग्जांपल पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसका मतलब है कि मान लो जैसे ये बंदे का जन्म यहाँ पे हुआ था, उसके बाद ये बंदा कहाँ चला गया? कनाडा, वहां का सिटीजन बन गया, अब दोबारा से इंडिया की नागरिकता लेना चाहता है, उसका ओरिजिन तो इंडिया का ही है ना, लेकिन अभी वो सिटीजन कनाडा का है, आप बोल सकते हो, दोबारा से नागरिकता ले सकते हैं। नंबर 2, मैरिड टू इंडियन सिटीजन, जैसे ये बात कर रहे हैं सीमा की, तो उसने शादी कर ली। जैसे अब मैरिज के भी कुछ कंडीशंस होते हैं कि मैरिज के बाद इतने साल आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा, फिर जाके आपको नागरिकता मिलेगी, उसमें हम नहीं घुसेंगे, वो हमारा मुद्दा नहीं, मैरिज के थ्रू भी हो सकता है। तीसरा, इंडियन सिटीजन के आप माइनर चाइल्ड हो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई इंडियन बंदा था, कनाडा में गया, उसने बच्चा उधर पैदा किया, बच्चा वहां का सिटीजन है, लेकिन वो बंदा क्या है? इंडियन है, तो वो बच्चा जो है, जो अभी कनाडा का सिटीजन बन चुका है, वो नागरिकता ले सकता है इंडिया की, क्योंकि जिस टाइम पे उसका जन्म हुआ है उसके फादर या मदर क्या है? इंडियन सिटीजन थे, आप बोल सकते हो। देन जिसके पेरेंट्स रजिस्टर्ड है एज अ इंडियन सिटीजन, आप बोल सकते हो, वही सेम बात होगी, लेकिन छोटे बच्चे की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं मतलब 18 साल से कम वाला जो बच्चा है। ठीक है, जस्ट जन्म वाली बात नहीं कर रहे हैं, जन्म के बाद की बात कर रहे हैं। जन्म वाली बात होती है 1.5 साल, उसके बाद से लेके 18 साल तक का जो बच्चा है, उसके पेरेंट्स भी अगर सिटीजन है वो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कोई बंदा ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज के लिए अलग से कंडीशन होती है,
OCI का ये होता है कभी भी आओ कभी भी जाओ, इंडिया के नागरिक नहीं होते हैं वो, लेकिन कभी भी आ जा सकते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकते हैं, आप बोल सकते हो, लेकिन जॉब्स वगैरह नहीं ले सकते क्योंकि वो सिटीजन नहीं है, राइट। सो इन सब की एलिजिबिलिटी यहाँ पे दी गई है। एलिजिबिलिटी के बाद सेकेंड पॉइंट लिखना, पॉइंट बी, दैट इज प्रूफ ऑफ नेशनैलिटी। प्रूफ ऑफ नेशनैलिटी, तो इसमें लिखना द रूल्स रिलैक्स्ड द रिक्वायरमेंट, द रूल्स रिलैक्स्ड द रिक्वायरमेंट of documents to prove the country of origin of a person, to prove the country of origin of a person, comma, the rules provided 20 different documents which can be used. The rules provided 20 different documents that can be used. ठीक है, ब्रैकेट में लिख सकते हो एग्जांपल के तौर पे, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वीजा, रेजिडेंस परमिट, एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। पहले कुछ गिने चुने डॉक्यूमेंट हुआ करते थे, अभी सरकार ने बहुत रिलैक्स कर दिया कि 20 डॉक्यूमेंट की लिस्ट बता दी कि 20 में से आपके पास कोई भी है जो आपकी नेशनैलिटी को प्रूव कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आप पर्टिकुलर 3 नेशन से होने चाहिए, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा ना कि आप वहां के हैं। तो मान लो आपके पास पाकिस्तान का ड्राइवरी लाइसेंस है, तो आप दिखा सकते हो कि ये मेरे पास पाकिस्तान का ड्राइवरी लाइसेंस है, मैं पाकिस्तान से आया हूँ और इस धर्म से मैं बिलोंग करता हूँ, लिखा होता है उसके ऊपर। और मुझे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के तहत नागरिकता मिलनी चाहिए क्योंकि मैं एलिजिबल हूँ 31 दिसंबर 2014 से, अगर वो बंदा पहले आया है तो। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा सी पॉइंट लिखना, अदर क्वालिफिकेशंस, अदर क्वालिफिकेशन, इसमें लिखना एन एप्लीकेंट, जो भी नागरिकता लेना चाहता है, एन एप्लीकेंट will have to present an affidavit, will have to present an affidavit verifying correctness, correctness of statement made in the application, comma, and affidavit by an Indian citizen, to testify the character of the applicant. Affidavit by an Indian citizen to testify the character of the applicant. Character of the applicant. तो दो चीजें हैं, एक तो देखो जो आप एप्लीकेशन लगा रहे हो, वो नहीं होता जैसे बोला जाता है, आपसे भी करवाते होंगे, होता है नीचे आपको वेरीफाई करना पड़ता है कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन ऊपर प्रोवाइड कर रहा हूँ। आजकल जैसे ऑनलाइन आप फॉर्म भरते हो तो नीचे एक टिक वाला ऑप्शन होता है कि ऊपर मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन अपनी प्रोवाइड की है उसका मैं यहाँ पे जिम्मेदार हूँ, आप बोल सकते हो। एक तो आपको वो एफिडेविट देना पड़ेगा एप्लीकेंट को कि मैं जो भी डॉक्यूमेंट लगा रहा हूँ जिसके बेसिस के ऊपर मैं क्लेम कर रहा हूँ सिटीजनशिप, ये बिल्कुल सही है, इसका आश्वासन मैं देता हूँ। एक साथ में एफिडेविट लगाना पड़ेगा किसी इंडियन सिटीजन से,
कोई हमारे देश का नागरिक बंदा इस चीज की गारंटी ले, ये एक्चुअली गारंटी वाला डॉक्यूमेंट है, गारंटी ले कि हाँ ये बंदे का करेक्टर अच्छा है, मैं इसको जानता हूँ काफी टाइम से, इसको सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। वैसे वो नहीं, बैंक में गारंटी चाहिए होती है, और भी कई चीजों में गारंटी चाहिए होती है, आप बोल सकते हो, तो वो गारंटी वाला सिस्टम यहाँ पे है, ये आपको वो चाहिए होगा। नेक्स्ट सी हो गया, डी पॉइंट लिखो, रिनाउंसमेंट। रिनाउंस करना मतलब छोड़ना किसी चीज को, रिनाउंस, रिनाउंसमेंट ऑफ सिटीजनशिप, रिनाउंसमेंट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, रिनाउंसमेंट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री। तो यहां पे लिखो, an applicant shall have a declaration, an applicant shall have a declaration saying that citizenship of his country, citizenship of his country stand renounced, stand renounced, ठीक है। जो बंदा भी इंडिया की नागरिकता लेना चाहता है ना, तो इंडिया में एक बेसिक रूल है कि अगर आप इंडिया के नागरिक हो तो उसी टाइम पे आप किसी दूसरी कंट्री के नागरिक नहीं हो सकते। अगर मान लो कोई बंदा कनाडा का नागरिक है और वो इंडिया की नागरिकता के लिए अप्लाई करता है, तो जैसे उसको इंडिया की नागरिकता मिलती है, सबसे पहले उस बंदे को क्या करना पड़ता है, एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है, जिसके अंदर वो इस चीज की गारंटी देता है कि मेरी नागरिकता कनाडा वाली जो है वो कैंसिल मैं करवा रहा हूँ, और उसके बाद मैं इंडिया की नागरिकता को एक्सेप्ट कर लूंगा, आप बोल सकते हो। तो मतलब इंडिया के नागरिक हो तो सिर्फ इंडिया के हो, ऐसा नहीं हो सकता उसी टाइम पे आप कनाडा के नागरिक भी हो और इंडिया के नागरिक भी हो, ये सिस्टम हमारे यहाँ पे नहीं चलता है, ठीक है। सो ये कुछ बेसिक चीजें रूल्स के अंदर आप बोल सकते हो प्रोवाइड की गई। सो दिस इज द सेकंड करंट अफेयर, जो मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और द पॉलिटी पर्सपेक्टिव एंड गवर्नेंस पर्सपेक्टिव। तीसरा एक और हमारे पास आया, दैट इज वन नेशन वन इलेक्शन। हेडिंग दो, वन नेशन वन इलेक्शन। इलेक्शन का सीजन चल रहा था तो ऑटोमेटिकली इलेक्शंस पे बात करनी तो बनती ही है, और बात बहुत हो रही है इसके ऊपर कई सालों से, नॉट जस्ट महीने, कई सालों से इसके ऊपर बात हो रही है। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या है, हमारे देश में तीन तरह के इलेक्शंस होते हैं मेजरली, जिसमें जनता इन्वॉल्व होती है। एक तो लोकल बॉडीज की, दैट इज पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, जो आपके एमएलए के इलेक्शन होते हैं। एक पार्लियामेंट के, पार्लियामेंट में भी खास तौर पे लोकसभा के, जैसे अभी हुए हैं एमपी के इलेक्शन। हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो पंचायत के इलेक्शन है ये अलग टाइम पे होते हैं, एमएलए के अलग टाइम पे होते हैं, एमपी के अलग टाइम पे होते हैं। सरकार बोल रही है एक ही डेट को ये तीनों इलेक्शन हो जाने चाहिए, ऑन सेम डेट। मतलब बंदा वोट करने के लिए घुसे, स्कूलों में जाते हैं वोट करने के लिए हम लोग, वहां पे बूथ बने होते हैं, उस बूथ में घुसे और वहां से जब बाहर निकले तो तीन तरह की वोट दे के आएगा वहां पे, एक एमपी के लिए, एक एमएलए के लिए, एक पंचायत के लिए। एक ही बारे में काम निपट जाएगा। इससे क्या होगा, रिसोर्सेज की जो वेस्टेज होती है वो बच जाएगी, टाइम सेव हो जाएगा, बोल सकते हो। जो एम्प्लॉयज की ड्यूटीज लगाई जाती है, 5 सालों में 3 बार ये इलेक्शन हो जाते होते हैं, आपको देखा होगा 5 सालों में, आपको देखने को मिल जाएगा 5 सालों के अंदर अंदर कि पंचायत के हो गए, फिर उन्हीं 5 सालों के अंदर अंदर एमएलए के हो गए, फिर एमपी के हो गए। तो मतलब 3 बार 5 सालों में 3 डिफरेंट इलेक्शन हमारे यहाँ पे हो जाते हैं, तो वो गड़बड़ आपकी थोड़ी खत्म हो जाएगी, आप बोल सकते हो। तो लिखो इसके बारे में,
a high level committee appointed by central government, a high level committee appointed by central government under the chairmanship of former president Shri Ram Nath Kovind, under the chairmanship of former president Shri Ram Nath Kovind, has submitted a report to the current president of India, on one nation, one election. One nation, one election. ब्रैकेट में लिख लेना. This committee was set up in September 2023. This committee was set up in September 2023. सितंबर 2023 के अंदर क्या हुआ, एक कमेटी बनाई गई. किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. इस कमेटी के चेयरमैन किसको बनाया गया? हमारे एक्स प्रेसिडेंट जिनका नाम है रामनाथ कोविंद. इन चीजों पे क्वेश्चन पूछते हैं. रामनाथ कोविंद 2017 से 2022 के बीच में हमारे देश के प्रेसिडेंट रहे. अभी कौन है प्रेसिडेंट? द्रौपदी मुर्मू. द्रौपदी मुर्मू जो है वो करंट प्रेसिडेंट है. इस कमेटी को बनाया गया था सितंबर 2023 में. इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है. ऐसी कमेटीज अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करती हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और हमारे देश की करंट प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू. देश के प्रेसिडेंट का नाम तो याद रखो ढंग से. उसमें मुर्मू कर रहे हैं, पता नहीं क्या. It's Draupadi Murmu. She is the first female tribal president of India and second female president of India. पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी? प्रतिभा सिंह पाटिल. डॉक्टर प्रतिभा सिंह पाटिल was the first female president of India. फर्स्ट ट्राइबल फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? द्रौपदी मुर्मू. इसको याद रखना है. तो उनको भी रिसेंटली रिपोर्ट सबमिट की गई है अबाउट वन नेशन वन इलेक्शन किस तरीके से हो सकता है. कुछ सजेशंस दिए गए हैं, वही न्यूज में चल रहा था इस टाइम. नीचे लिखो द कमेटी एडवोकेटेड, मतलब इस कमेटी ने सपोर्ट किया है. एडवोकेटेड लिख दो या सपोर्टेड लिख दो. द कमेटी सपोर्टेड द साइमल्टेनियस, एक ही टाइम पे जो होते हैं. कमेटी सपोर्टेड द साइमल्टेनियस, SIMULTANEOUS, साइमल्टेनियस इलेक्शंस फॉर लोकसभा, कॉमा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा जो होती है, लोकसभा कॉमा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकल बॉडीज. इस कमेटी ने इस आइडिया को सपोर्ट किया है. इस कमेटी ने इस आइडिया को सपोर्ट किया जो कि करंट गवर्नमेंट, जो मोदी की गवर्नमेंट है, तीसरी बार जो इस बार चल रही है, उनके द्वारा आप बोल सकते हो प्रपोज किया गया था. कमेटी बनाई, कमेटी ने भी बोला सही चीज है, एक ही टाइम पे करवा लो MP ऑफ लोकसभा, MLA एंड पंचायत म्युनिसिपैलिटी, दैट इज लोकल बॉडीज के इलेक्शन. राइट. नेक्स्ट लिखो The Law Commission of India, the Law Commission of India in its reports of 1999, 1999
कॉमा 2015 एंड 2018, 2015 एंड 2018 सपोर्टेड द आइडिया ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन, सपोर्टेड द आइडिया ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। ये टर्म तो देखो अभी आई है, लेकिन उससे पहले बोला जाता था साइमल्टेनियस इलेक्शंस, ठीक है, ब्रैकेट में लिख सकते हो साइमल्टेनियस इलेक्शंस, क्योंकि इन्होंने तो साइमल्टेनियस इलेक्शन करके बोला था, इन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन नहीं बोला था, लेकिन बात तो वही है। सो लॉ कमीशन की 3 रिपोर्ट्स हैं, 1999 वाली, 2015 वाली और 18 वाली। इन तीनों रिपोर्ट्स में लॉ कमीशन ने सपोर्ट किया है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट ऑफ 2015 एंड द वर्किंग पेपर ऑफ वर्किंग पेपर मतलब, मैं समझाता हूं आपको, पहले इसको लिख लो, वर्किंग पेपर ऑफ नीति आयोग, सुना है इसके बारे में, नीति आयोग ऑफ 2017 नीति आयोग also supported the idea of one nation one election, also supported the idea of one nation one election। वर्किंग पेपर ऑफ नीति आयोग का मतलब है कि नीति आयोग के द्वारा कुछ सजेशंस दिए गए कि सरकार की जो वर्किंग है उसको किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, क्या क्या उसमें सुधार किए जा सकते हैं। तो उसमें इन्होंने बोला था कि अगर सरकारों का काम आप और बेहतर करना चाहते हो, क्योंकि नीति आयोग में केंद्र सरकार भी बैठी होती है, राज्य की सरकारें भी बैठी होती है, तो अगर आप सरकारों का काम और बेहतर करना चाहते हो तो आपको साइमल्टेनियस इलेक्शन पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारा पैसा और टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा। तो जब इलेक्शंस होते हैं वहां पे क्या होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, 3-4 महीने के लिए देश में आप कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ नया आप लेके नहीं आ सकते, तो गड़बड़ हो जाती है वहां पे, आप बोल सकते। नेक्स्ट लिखो, नीति आयोग जो है ये एक इंस्टीट्यूशन है। नीति आयोग की फुल फॉर्म है, ये लोग बताएंगे, बताओ क्या फुल फॉर्म है, इनको मैंने समझाया ये पूरा। नेशनल इंस्टीट्यूशन, आगे फॉर, बेशरम बच्चे, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्लानिंग कमीशन के बारे में सुना है, कभी सुना है? आपकी एजुकेशन किसमें है? बीटेक वालों को तो कहां पता होगा। हमारे देश में आर्थिक विकास करवाने के लिए क्या है, आपको प्लान्स बनाने पड़ते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें, किस सेक्टर के ऊपर फोकस करें, किस सेक्टर पे फोकस ना करें। तो उसके लिए एक स्पेशल इंस्टीट्यूशन है। पहले हमारे पास 2014 तक होता था प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, आज घर पे जाके उसके बारे में पढ़ना कि प्लानिंग कमीशन क्या था। 2014 तक था प्लानिंग कमीशन। 2015 से ये जो मोदी की सरकार आई, 14 में आई थी, 15 में इन्होंने उसको रिप्लेस करके ले आए नीति आयोग। इसको बोलते हैं थिंक टैंक ऑफ इंडिया। इसका काम है देश की सरकार को और देश को सजेशन देना कि कहां पे क्या किया जाए जो कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो है, जो इकोनॉमी है, वो बेहतर हो सके। तो इट इज एन इंस्टीट्यूशन, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, आयोग, राइट। नेक्स्ट लिखना, सब हेडिंग सी देना, नीड फॉर द साइमल्टेनियस इलेक्शंस। इस साइमल्टेनियस इलेक्शंस आपको चाहिए क्यों, जरूरत क्या है, नीड फॉर द साइमल्टेनियस इलेक्शंस, क्या जरूरत है साइमल्टेनियस इलेक्शंस की। तो इसमें लिखना, नंबर 1 इकोनॉमिक बेनिफिट्स, नंबर 1 इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इसमें लिख सकते हो, इट विल हेल्प टू अवॉइड, इट विल हेल्प टू अवॉइड डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन डबल डबल जो खर्चा होता है, DUPLICATION, डुप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्शंस,
It will help to avoid duplication of expenditure on elections. बार बार इलेक्शन होते हैं, बार बार खर्चा होता है, एक ही बार में निपट जाएगा। खर्चा उतना ही होना है, इलेक्शन 3 हो जाएंगे, 2 इलेक्शन का खर्चा आपका बच जाएगा, आप बोल सकते हो। ठीक है। नंबर 2, फोकस ऑन गवर्नेंस। फोकस ऑन गवर्नेंस, तो इसमें लिखना it will ensure availability of more time for governance and delivery of public services to the citizens, अब देखो, जब जैसे मान लो केंद्र के इलेक्शन हुए हैं अभी, अब कुछ टाइम के बाद कभी किसी स्टेट में इलेक्शन हो रहे होंगे, कभी किसी स्टेट में इलेक्शन हो रहे होंगे, उन सारी स्टेट्स का काम रुक जाता है। ऊपर से केंद्र सरकार वालों ने भी प्रमोशंस करनी होती है उनकी, तो वो भी उसमें लग जाते हैं, केंद्र सरकार का काम भी रुक जाता है। गवर्नेंस का मतलब होता है शासन। तो सरकार कुछ नई पॉलिसी नहीं लेके आती उस टाइम पे, कुछ नया नहीं करती है, आप बोल सकते हो। गवर्नेंस का मतलब यही है ना, पॉलिसीज बनाना, उनको इंप्लीमेंट करना, शासन करना। वो सरकार उस टाइम पे कर नहीं सकती, वो सब रुक जाता है। जो पब्लिक सर्विसेज मतलब सरकार जो सुविधाएं प्रोवाइड करती है, वो सारी सुविधाएं भी उस टाइम पे रुक जाती है जब इलेक्शंस आ जाते हैं। तो अगर 5 सालों में 3 इलेक्शंस हो रहे होंगे, ऑटोमेटिकली क्या है, आपकी वर्किंग सारी की सारी रुक जाएगी। उसको खत्म किया जा सकता है, टाइम बचाया जा सकता है एक ही बार में काम निपटा। तीसरी चीज, वोटर पार्टिसिपेशन। इसमें लिखना simultaneous election has capacity to enhance the participation of voters. राइट। देखो क्या होता है, जैसे मैं अपनी बात करूं तो जब ये हुए थे इलेक्शंस पंचायत वाले, उस टाइम पे मेरे पास टाइम था तो मैं घर चला गया, तो वोट करके आया। फिर जब एमएलए के इलेक्शंस हुए उस टाइम पे मेरे पास टाइम ही नहीं था, जाया ही नहीं गया। अभी एमपी वाले भी इलेक्शंस हुए, टाइम ही नहीं मिला, जाया ही नहीं गया। तो 2 इलेक्शंस मेरे मिस हो गए, एक भी पार्टिसिपेट किया। अगर मुझे पता हो कि एक ही बारी में काम निपट जाएगा, साल में 5 साल में एक बार ही जाना पड़ेगा, तो बंदा बोलता चल छुट्टी ले लेते हैं और तीनों के इलेक्शन एक बार में ही निपट जाएंगे, तो वोटर पार्टिसिपेशन बढ़ जाती है। समझ रहे हो। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग द बर्डन ऑन कोर्ट्स। उसमें लिखना साइमल्टेनियस इलेक्शन would reduce the number of election related offenses and disputes। अब 3 बार इलेक्शन हो रहे हैं तो फिर मुद्दे भी तो उतने खड़े होंगे, झगड़े भी उतने ही होंगे, आप बोल सकते हैं। और वही अगर आप 3 बार के इलेक्शंस को एक बार में करवा रहे हो तो आप ज्यादा अच्छी सिक्योरिटी भी मेंटेन कर सकते हो, कम पैसे में ज्यादा अच्छे इलेक्शंस हो जाएंगे, आप बोल सकते हो, मुद्दे भी कम होंगे। तो उससे क्या होगा, जो कोर्ट्स है उनका बर्डन भी कम हो जाएगा। नहीं तो वो पूरा साल इसी में उलझे रहते हैं, आप बोल सकते हो, है ना। कभी किसी इलेक्शन का डिस्प्यूट आ गया, कभी किसी इलेक्शन का डिस्प्यूट आ गया। देन reducing the identity politics। तो उसमें लिखना फ्रीक्वेंट इलेक्शन का मतलब होता है जो बार बार इलेक्शन होते हैं। फ्रीक्वेंट इलेक्शंस यूज आइडेंटिटी पॉलिटिक्स like caste, religion, etc.
It can be countered by simultaneous elections. Can be countered by simultaneous elections. इसमें एक्चुअली क्या होता है, जब आप अपने गांव की बात करते हो, पंचायत के इलेक्शंस होते हैं, वहां पे सिनेरियो अलग होता है। जब आप स्टेट की बात करते हो, वहां पे आपका इंटरेस्ट अलग होता है। और जब आप केंद्र के इलेक्शंस की बात करते हो, वहां पे आपका इंटरेस्ट अलग होता है, जिसकी वजह से आप बोल सकते हो कहीं पे कास्ट के बेसिस के ऊपर वोट मांगी जा रही होती है, कहीं पे भरप्पी के बेसिस के ऊपर आप बोल सकते हो, ब्रदरहुड के बेसिस के ऊपर कि हम गांव में रहने वाले हैं, आप हमें वोट करना है। और स्टेट में अगर आप देखोगे मोस्टली कास्ट के बेसिस के ऊपर वोट का सिस्टम चलता है, या धर्म के बेसिस के ऊपर वोट का सिस्टम चलता है। जैसे पंजाब की हम बात करते हैं, पंजाब में इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर रहे हैं, दैट इज प्रकाश सिंह बादल। वो बंदे ने जितना भी रूल किया है, दैट वाज ऑल बेस्ड ऑन रिलीजन। अकाली दल पार्टी का ओरिजिन ही रिलीजन से हुआ है, आप बोल सकते हो। इट इज ऑल रिलीजन बेस्ड पार्टी। जैसे मैंने सुना है लोगों को बोलते हुए, बीबियां नहीं होती जो बुजुर्ग से, उनसे पूछो कि इधर इलेक्शन में वोट करते, नहीं हम तो पंथ को ही वोट डालेंगे। इट इज नॉट बैड, आप बोल सकते हो, बट यहाँ पे गड़बड़ है कि आप धर्म के नाम के ऊपर लोगों को पागल बना रहे हैं। लोग धर्म के नाम के ऊपर आपको वोट दे रहे हैं और बाद में आप लोगों को लूट रहे हैं, समझ रहे हो। और अब सर वो खुद भी तो अपनी रैलीज में यही बोलते हैं कि पंथक हाँ, तो वही पार्टी तो है ना, होते है तो ना, है, तो सर इस चीज पे नहीं होता कोई मतलब कि होता नहीं है, बोल लेकिन वो लीगल तरीके से नहीं करते है ना। अगर आपको ऑफिशियल तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स में या इन सब चीजों में करोगे, हाँ, अगर आप मान लो कि आपकी कोई स्पीच या कुछ ऐसा है कि आप धर्म के नाम के ऊपर वोट मांग रहे हो, आपके ऊपर केस हो सकता है। ये एक तरीके की डिस्क्वालिफिकेशन है अगर आप धर्म के नाम के ऊपर वोट मांगते हो। कभी भी देखना वो बड़ी स्मार्टली एक्ट करते हैं, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है वो बोलते हैं कि हम सिख धर्म से हैं, आप हमें वोट दो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो दूसरों को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, या उनके तरीके आप बोल सकते हैं काफी स्मार्ट होते हैं, लेकिन लोगों को पहुंच जाती है वो चीज कि अच्छा धर्म के नाम के ऊपर ये चीज चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, जब ये इलेक्शंस होते हैं तो अकाली दल में मोस्टली क्या है, नीली पगड़ियां या केसरी पगड़ियां पहनते हैं, और कोई दूसरा रंग होता है उनके पास नहीं। तो उसका कारण क्या है, इनका झंडा देखो जरा ध्यान से। अकाली दल का जो झंडा है वो क्या है, उसमें बीच में तो तकड़ी बनी हुई है, कलर उसका क्या है, केसरी। ये वही वैसा ही कलर है जैसे खालसा का झंडा होता है। तो वो आप सीधा क्या कर रहे हो, ये गड़बड़ हो रही है, आप बोल सकते हो। तो सर इस हमारे चीज को खुद थोड़ा के रोका जा मेरे सकता है। हमारे पापा वो नहीं छोड़ते, कहते मैं अकेला रह जाऊंगा पर मैं पंथक पार्टी नहीं छोड़ूंगा। ऐसे ही होता है, सारे ही ऐसे करते हैं, इसमें उनका कोई कसूर नहीं है, ये शुरू से ही ऐसा चल रहा है, आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इश्यूज विद साइमल्टेनियस इलेक्शंस। इश्यूज विद साइमल्टेनियस इलेक्शंस and recommendations given by committee. Issues with simultaneous elections and recommendations given by committee. क्या क्या इश्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं साइमल्टेनियस इलेक्शंस के, और क्या रिकमेंडेशन कमेटी ने दी है, उसको देख लेते हैं। सबसे पहला इशू है द लीगल चैलेंज टू अमेंड the legal challenge to amend the Constitution of India. The legal challenge to amend the Constitution of India. ये तो चैलेंज हो गया, इसके नीचे लिख लो रिकमेंडेशन क्या दी गई है। चैलेंज क्या है कि हमारे संविधान को जगह जगह पे संविधान के अलग अलग आर्टिकल्स को चेंज करना पड़ेगा अगर आप साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाना चाहते हो। ठीक है, तो इसको कैसे किया जा सकता है सॉर्ट आउट, तो उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी है वो लिखो। कमेटी रेकमेंडेड 2-स्टेप सॉल्यूशन, 2 स्टेप्स बताए इन्होंने। कमेटी रेकमेंडेड 2-स्टेप सॉल्यूशन। नंबर वन, hold simultaneous election for Lok Sabha and Vidhan Sabha, that is State Legislative Assembly,
लोकसभा एंड विधानसभा by amending the article 83, ब्रैकेट में लिख लेना लोकसभा इलेक्शन, नॉट लोकसभा इलेक्शन, ऐसे लिखना ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा, आर्टिकल 83 ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा एंड ब्रैकेट क्लोज करके एंड आर्टिकल 172 ड्यूरेशन ऑफ विधानसभा, ड्यूरेशन ऑफ विधानसभा, ड्यूरेशन ऑफ विधानसभा for this amendment ratification by the states is not required. For this amendment ratification of the state is not required. संविधान को अमेंड करने की पावर किसके पास होती है? पार्लियामेंट के पास। विधानसभाएं उसको अमेंड नहीं कर सकती। देश में एक ही संविधान है और एक ही पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट जो अमेंडमेंट करेगा पूरे देश में लागू होगी। तो पार्लियामेंट के पास अमेंड करने की पावर है, लेकिन कई मुद्दों में ऐसा होता है कि स्टेट लेजिस्लेचर से पूछना पड़ता है। इस मुद्दे में पूछने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 83 बताता है लोकसभा की ड्यूरेशन के बारे में, आर्टिकल 172 बताता है विधानसभा की ड्यूरेशन के बारे में। मैंने कई बार आपको बताया इसको याद करने का तरीका। याद करने का तरीका क्या होता है? जो सेंटर वाला आर्टिकल होता है उसमें से 11 निकाल देने होते हैं और आगे लगा देना होता है एक। 82 में से 11 निकालो कितना आ जाएगा? 72। आगे लगा दो एक, वो सेम आर्टिकल किसका हो जाता है? स्टेट का हो जाता है। तो आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172 ये बताते हैं कि लोकसभा की ड्यूरेशन क्या होगी, आपकी विधानसभा की ड्यूरेशन क्या होगी। ये मुद्दा क्यों है ध्यान से देखना। पंजाब के इलेक्शंस कब हुए थे? 2022 श्योर, मुझे याद नहीं, 2022 के अंदर हुए थे। अभी आपकी जो लोकसभा के इलेक्शन है ये कब हुए हैं? 2024 के अंदर। अब ये 22 में हुए थे तो 5 साल तक चलेंगे। कब तक? 22 से कब तक चलेंगे? 26 तक, 27 तक, 2027 तक। ये 24 में हुए हैं, ये भी 5 साल चलेगा। कब तक? 29 तक। अब ध्यान से देखो, इनका साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा कैसे? इनका साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा, यही तो गड़बड़ है। दिस इज द प्रॉब्लम। जब शुरू में हमारा देश आजाद हुआ था तो विधानसभाओं के इलेक्शन भी 51-52 में हुए थे, लोकसभा के इलेक्शन भी 51-52 में हुए थे। तो वो 5 साल के बाद लगातार ऐसे हमारे यहाँ पे साइमल्टेनियस इलेक्शन होते रहे। लेकिन बीच में मुद्दा क्या होता है कि मान लो 5 साल पूरे होने से पहले विधानसभा खत्म होगी तो वो पीछे रह गए। 5 साल पूरे होने से पहले लोकसभा खत्म होगी, वो पीछे रह गए। ये आगे पीछे वाला सिस्टम हो गया। अभी ध्यान से देखो, इनकी 27 में ड्यूरेशन खत्म होनी है। अगर आप साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाना चाहते हो, या तो लोकसभा को पहले खत्म करो या फिर इसको आगे 2 सालों के लिए बढ़ा दो। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ड्यूरेशन के साथ आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। एक्चुअली एक बार के लिए तो करने ही पड़ेंगे, और आगे चल के भी तो प्रॉब्लम आ सकती है। मान लो 2029 में आपने साइमल्टेनियस इलेक्शन करवा दिए। अब 2029 से लोकसभा कब तक चलेगी? 5 साल तक। कब तक बनेगा? 2034 तक। उंगलियों पे काउंट कर रही है लड़की। 2034 तक। और मान लो 2029 में पंजाब की विधानसभा के इलेक्शन हुए थे। होता क्या है, 2032 में जाके ये रद्द हो जाती, सरकार ही गिर गई, फिर मुद्दा खड़ा हो जाएगा। हाँ, दिस इज द प्रॉब्लम ना, दिस इज द मेजर प्रॉब्लम आप बोल सकते हो। या तो फिर आप वैसा कर दो, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें होता है आपकी पंचायत में होता है कि अगर तो देखो मान लो इलेक्शन हुए और 2.5 साल तक
पंचायत चली और वो गिर गई, 2.5 साल पीछे बचे हुए हैं, अगली पंचायत के इलेक्शंस होंगे वहां पे 2.5 साल के बाद, और वो चलेगी सिर्फ 2.5 साल तक। बाद में जब 5 साल के बाद इलेक्शन आएंगे तो सबके इलेक्शन दोबारा से फिर होंगे। ये होता है ना पंचायत में, ये यहाँ पे नहीं होता है, इसमें ये नहीं है। मान लो कि आपके इलेक्शन जो है 2022 में पंचायत के हुए थे और 2027 तक इसने चलना था। हुआ क्या, 2025 के अंदर जाके मान लो वो पंचायत जो है वो रद्द हो जाती है। 2025 में दोबारा से इलेक्शंस करवाएंगे, वो चलेगी कब तक, बचे हुए सालों तक, 2027 तक। 27 में जब बाकी सारी पंचायत के इलेक्शंस होंगे, इसके भी दोबारा से होंगे। ऐसा होता है पंचायत में। या तो फिर वैसा करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि मान लो ये लोकसभा है 22 में बनी, मान लो 25 में जाके रद्द हो गई। अब जब दोबारा से इलेक्शन होंगे, ये 27 तक नहीं चलेगी, ये पूरे 5 साल तक चलेगी। तो फिर वो आगे पीछे हो जाता है सारा सिस्टम। तो इसकी ड्यूरेशन में गड़बड़ करनी पड़ेगी आपको थोड़ी सी, मतलब ऐसा करना पड़ेगा पंचायत वाला सिस्टम कि अगर 5 साल पूरे होने से पहले विधानसभा रद्द हो जाती है तो वहां पे इलेक्शंस करवा लेंगे, नो इशू, लेकिन वो चलेगा बचे हुए टाइम पीरियड के लिए। जैसे 5 साल पूरे हो जाएंगे तो दोबारा से इलेक्शंस वहां पे होंगे। इस तरीके से करना पड़ेगा, मतलब ड्यूरेशन के साथ चेंज करना पड़ेगा, सीधा मुद्दा ये है। और ये ऐसा चेंज है जो अकेला पार्लियामेंट कर सकता है, स्टेट्स की रजामंदी की जरूरत यहाँ पे नहीं हो। सेकंड जो सजेशन दिया इसके ऊपर उन्होंने, दैट इज विदिन 100 days ऑफ लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस। सेकंड सजेशन जो है, विदिन 100 days ऑफ लोकसभा एंड विधानसभा इलेक्शंस, सिंक्रोनाइज, कॉमा लगा के लिखना, सिंक्रोनाइज, SYNCHRONIZE, synchronize the elections for local bodies, local bodies मतलब पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज, elections for local bodies. For this purpose another amendment bill will be introduced. For this purpose another amendment bill will be introduced. ठीक है। अब पंचायत वाला मुद्दा भी तो है, जैसे आपने लोकसभा और विधानसभा का तो ऊपर मैंने आपको बता दिया कि ये कर लोगे। दूसरा सजेशन क्या है, जैसे ही लोकसभा विधानसभा के इलेक्शंस आप पहली बार करवा लोगे, पहले लोकसभा विधानसभा के एक साथ इलेक्शन करवाए जाएंगे, उस इलेक्शन के 100 दिनों के अंदर अंदर आपने म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत को भी इनके साथ मिला देना है लाके। आप बोल सकते हो कि विदिन 100 days सारी पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस भी जो है साथ ही साथ डन हो जाने चाहिए, आप बोल सकते हो उसी टाइम पीरियड में। इससे क्या होगा, तीनों के इलेक्शंस एक साथ होने स्टार्ट हो जाएंगे और इन फ्यूचर जाके एक ही बैलेट पेपर पे तीनों इलेक्शन हो जाएगा। इस तरीके से चीज जो है इसको फॉलो अप किया जा सकता है। तो ये सजेशन यहाँ पे दिया गया, राइट। यहां तक करते हैं हम इसको डिस्कस, बाकी जो इसमें थोड़ा सा बचा हुआ है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस। यहां तक समझ आया ये क्या चीज है, तीनों आर्टिकल समझ आए ऑनलाइन? यस सर। हाँ जी सर। ठीक है जी, बाकी करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।